नमस्कार, स्वागत है आपका एक और क्यूएनए में। बेसिकली जिनको पता नहीं उनको बता देता हूं कि ये क्यूएनए नहीं है। मैं ट्विटर पे एक पोस्ट डालता हूं जिसमें आप लोग कमेंट करते हैं। आपको जिन चीज़ों पे मेरे ओपिनियन जानने होते हैं आप वो बता सकते हैं, लिख सकते हैं और उनके ऊपर मैं ओपिनियन इस वीडियो में देता हूं। हर महीने एक या दो वीडियो इस तरीके की आती है, तो जो लोग ट्विटर पे हैं वो आकर मुझे फॉलो कर ले और वहाँ पे आके कमेंट कर दे ताकि मैं उसके ऊपर ओपिनियन दे सकूँ। खैर, इस वाले क्यूएनए में मैंने ट्विटर के अलावा इंस्टा और यूट्यूब से भी काफी सारे क्वेश्चन उठाए हैं, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो ट्विटर पे एक्टिव नहीं है। वो चाहते थे कि उनके सवालों के जवाब मिले, तो इंस्टा और बाकी जगह उसमें दे दूंगा। खैर, पहले सबसे पहले मैं कुछ ट्विटर के क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद फिर अपन चलेंगे इंस्टा और यूट्यूब पे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है परमवीर सिंह चौहान जी की तरफ से। सारा इंडिया सुब्रत राय पर अपने कुछ अनमोल वचन कह दीजिए। क्या पता आने वाले समय में सारा इंडिया स्कैम को लेकर देश में आंदोलन छिड़ जाए, फिर आप कहेंगे पटरियां मत उखाड़ो। मेरे गांव के आधे से ज्यादा लोगों के पैसे सहारा इंडिया में फंसे हुए हैं और इस मुद्दे पर कुछ जरूर कहना प्लीज। सारा वाला जो मुद्दा उसमें सिर्फ आपके नहीं भाई, मेरे खुद के घर के, मतलब मेरे पापा के, मेरे भैया के, मतलब बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा हुआ है इस वाले केस में। और नो डाउट ये बहुत बड़ा स्कैम था, लेकिन इसका जो आंसर है वो पहले मैं आपको देता हूँ कि देखो, ऐसा नहीं कि इसका पैसा मिलेगा नहीं, इसका पैसा डेफिनेटली मिलेगा। लोगों को मिल भी रहा है, थोड़ा रुक रुक के मिल रहा है। जैसे उनकी मैच्योर अभी हो रही थी पॉलिसी, तो उनको 1 साल बाद 1.5 साल बाद पैसा मिल रहा है। और उम्मीद तो यही है कि पूरा पैसा मिल जाए। इन केस, भगवान ना करे, इन केस अगर कुछ हो जाता है, सजा हो जाती है या फिर प्रॉपर्टी बिकने के बाद भी पैसा नहीं मिल पाता है, तो फिर एक अलग कंडीशन है। इसका कोई रूल तो है नहीं, या फिर तुम्हें आंदोलन करना है तो तुम ऐसे तरीके के रूल बनाने के लिए आंदोलन करो। और इसमें आप जो ये बोल रहे हैं कि पटरियां उखाड़ोगे, फिर तो भाई पटरी उखाड़ने का सेंस ही क्या बनता है? ये जो कंट्री है वो तुम्हारी ही है ना, तुम टैक्स पे करते हो, किसी ना किसी रूप में तो करते ही होगे। तो टैक्स पे कर रहे हो और उसके बाद अपनी ही चीजें उखाड़ रहे हो, ये कौन सा सेंस है? और आंदोलन का मतलब ये कब से हो गया कि दंगा करने लोगों? ये पटरी उखाड़ना दंगा करने में ही आता है। तो मेरे हिसाब से आपको शायद इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रशिया और यूक्रेन वाला। ये काफी ज्यादा पूछा गया है मेरे से, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिटेल्ड में बता देता हूँ। ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। तो भाई देखो, ऐसा है कि यूक्रेन जो है वो एक अलग कंट्री है और रशिया जो है अलग कंट्री है, लेकिन इन दोनों की बॉर्डर आपस में मिलती है, जैसे कि हमारी इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान, सेम वैसे ही। अब ये लफड़े की जो वजह, जो मोटी मोटी वजह वो बता देता हूँ। ये थी कि भाई जो हमारा रशिया है वो नहीं चाहता था कि जो हमारा यूक्रेन है वो जाकर नाटो के साथ अलायंस करे, क्योंकि हमारा रशिया नहीं चाहता कि उसकी बॉर्डर पे जो अमेरिकी सोल्जर्स हैं वो आके खड़े हों। और भैया डेफिनेटली क्यों कोई चाहेगा? अगर आज की डेट में पाकिस्तान को भी नाटो वैसे तो लेगा नहीं, लेकिन इनकेस अगर ले लेता तो इंडिया भी इसके ऊपर रिटेलिएट करेगा भाई कि हमें नहीं चाहिए, हमारी बॉर्डर है और हम उसको अपने हिसाब से सेव करेंगे। तो रशिया ने वैसे ही करा। यूक्रेन को बहुत समझाया कि मत जा मत जा मत जा, लेकिन यूक्रेन नहीं माना, नाटो के इन्फ्लुएंस में आ गया और ये जो बाइडन है उसके इन्फ्लुएंस में आ गया और चला गया, जिसके बाद हमला कर दिया रशिया ने। एंड जैसा कि अमेरिका की ये सो कॉल्ड नाटो देशों की हमेशा से रही है कि भैया लोगों को चढ़ाएंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। अमेरिका का तो हाल ऐसा है कि ईरान इराक मिटा दिया इन्होंने, तालिबान मिटा दिया, आई मीन अफगानिस्तान मिटा दिया, अब ये यूक्रेन मिटाने पे आ गए, लेकिन कभी साथ नहीं देते। ये साथ उन्हीं मुद्दों पे देंगे जिन पे ये लेफ्ट होंगे। लाइक अगर इंडिया आज की डेट में कश्मीर पे अटैक कर दे तो ये डेफिनेटली सारे के सारे आ जाएंगे उसके ऊपर ओपिनियन देने। बाकी अगर इनसे बोला जाए ना यूएन वगैरह से कि भैया थोड़े सीरियस मुद्दों पे अपने ओपिनियन दे दो, तो बिल्कुल पीछे हट बैकआउट कर लेते हैं ये लोग। अब मैंने देखा बहुत सारे वो लोग ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं कि जो इंडिया है, जिसको इतनी इज्जत दी जा रही है यूक्रेन के द्वारा, उनके राजदूतों के द्वारा, उससे इसमें मध्यस्थता करनी चाहिए और दोनों देशों में शांति करवानी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? ये काम बेसिकली किसका? यूएन का ना, यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन बनाई इसलिए कि वैसे अगर स्थितियां बने, देश लड़े, तो उसमें जाके मध्यस्थता करा। लेकिन यूनाइटेड नेशन कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। तालिबानी अफगानिस्तान में घुसते हैं, अफगानिस्तान को बर्बाद करते हैं, अपनी गवर्नमेंट स्टैब्लिश करते हैं, यूएन कुछ नहीं बोलता। कोविड के टाइम चाइना ने जो किया है पूरी दुनिया के साथ, जो किया है, जो इतनी महंगाई आज तुम देख रहे हो, कोविड के टाइम एक बार भी यूएन ने बोला कि ये चाइना की तरफ से गलत किया गया? यूएन में जो पार्टनर है अपना अमेरिका, मतलब आई मीन सदस्य है अमेरिका, उसके प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला तो ये सारे के सारे वामपंथी उसके खिलाफ अगर इन दी एंड उसे इस इलेक्शन में हरा दिया। आज ये जितनी भी कंट्री है ना जो उसके खिलाफ थी ट्रंप का, उसका मजाक उड़ाती थी, आज उन्हें याद आ रही होगी ट्रंप की। उसकी हिम्मत थी कि उसने बोल दिया था ये कोविड को चाइनीज वायरस, लेकिन इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई यूएन की। आज रशिया का यूक्रेन पे हमला कर रहा है तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? यूएन की। लेकिन वो ये नहीं करेगा। ये छोड़ के आप इनसे सारी नौटंकियां करवा लो, कश्मीर मुद्दे पे बुलवा लो, इंडिया के जो पर्सनल मैटर होंगे उन पे बुलवा लो, ये आने वाले टाइम पे इन पे भी ट्वीट करने लगेंगे लिंचिंग वगैरह पे। इसके अलावा इनसे कोई ढंग के काम नहीं होते। ये जैसे ये कनाडा का जो था प्रेसिडेंट ट्रूडो, ये इंडियन प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा था, किसान प्रोटेस्ट को, लेकिन उसके अंदर जब हुआ सिखों को मारा जा रहा है, इमरजेंसी लगाई जा रही है, तो उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है। और उस जगह पे ये बाप बन गया था ये कम्युनिस्टों का, ये ट्रूडो, अरे हमारे लिए सपोर्ट कर रहा है, मतलब इंडिया प्रोटेस्ट हो रहा है, भाई बोल रहा है, लेकिन खुद के देश में क्या कर रहा है वो नहीं दिखता। Even before Mahabharata war, there were active attempts of solving this conflict by peaceful means. Unfortunately, in Mahabharata case, it was not so successful, but I am hoping that in our case it should be much more successful. वैसे तो आप लोग इंस्टा ट्विटर पे एक्टिव हो तो आपको पता चल गया होगा, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि ये वही यूक्रेन है जब हमने कश्मीर वाला मुद्दा उठाया था तो उस पर हमारे अगेंस्ट गया। ये वही यूक्रेन है जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करने दे रहा था। ये वही यूक्रेन है जो हमेशा हमारे खिलाफ खड़ा हुआ। कोई साथ नहीं आ रहा, उसके खुद के देश या अमेरिका नाटो वाले साथ नहीं आ रहे, तो इसको इंडिया याद आ रहा है, मोदी जी विश्व गुरु याद आ रहे हैं। अदरवाइज ये कंट्री हमेशा हमारे अगेंस्ट खड़ी हुई है। और आज की डेट में अगर युद्ध हो रहा है तो मैं क्लियर बोलता हूँ, गवर्नमेंट को बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इंडिया को तो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना
करना चाहिए। एंड हाँ, मैं ये भी नहीं चाहता कि सिविल वॉर हो, क्योंकि जब भी वॉर होती है, चाहे 1 हो 2, हमने देखा है सिविलियंस मरते हैं। और मैं कभी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगा कि वॉर हो, जो भी हो शांति से हो जाए, जैसा तालिबान भी चाह रहा है। मतलब वो एक कोट मैंने देखा था कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली अच, वही हिसाब, मतलब तालिबान इस पे वो दे रहा है अपना ओपिनियन कि भैया हमको शांति रखना चाहिए, जबकि खुद ने क्या किया है कोई, मतलब खैर वो एक मजाक वाली बात हो गई। अब रही बात, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यूक्रेन में जो स्टूडेंट हैं उनके साथ गलत हो रहा है, तो नो डाउट बिल्कुल जो इंडियन स्टूडेंट है उनके साथ गलत हो रहा है, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी उनको वापस लाना चाहिए। एंड इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि ये जो 26,000 का टिकट है वो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक बेचा जा रहा है, तो भाई क्या करें। आपदा में अक्सर देखा जाता है, कोविड के टाइम आपने देखा होगा फेविफ्लू 800-900 रुपए की एक दवाई थी, वो 800-900 की फेविफ्लू आने वाले टाइम पे, मतलब ये कोविड के टाइम पे 60,000 70,000 तक गई, इतना पीक गई है। सिलेंडर जो 5-10 हजार का था वो लाखों में गया। तो ये आपदा में अक्सर ढूंढते हैं लोग, और इधर पे एक आदमी अपनी जान लगा रहा है, मतलब जान से बढ़कर क्या होगा, इसके आगे क्या दिखता होगा। तो एक आदमी जान लगा रहा है जो यूक्रेन से प्लेन लेके तुम्हारे पास आएगा, डेफिनेटली उसमें बीच में अटैक हो सकता है, मर सकता है वो, तो वो डेफिनेटली इतना पैसा मांगेगा। हाँ, ये हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी दे दे, क्योंकि इतने ज्यादा स्टूडेंट्स भी नहीं है वहां पे। और काफी लोगों का ये भी कहना था कि यूक्रेन वाले बच्चों को हम क्यों सपोर्ट करें, जब वो लोग ऐसे हैं। वो तो छोड़ो, वो एक अलग मुद्दा है, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने जिनने मेरी लास्ट वीडियो देखी उनको पता होगा कि मैंने बताया कि बंदा क्यों बाहर जाके पढ़ाई करता है। तो डेफिनेटली जो बंदे बाहर गए उनकी कुछ ना कुछ वजह रही होगी, और हमको करना चाहिए, क्योंकि वो इंडियन है, तो हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए। सर, योर ओपिनियन ऑन कास्ट सिस्टम? आई ऑल्सो बिलोंग टू अ दलित फैमिली एंड आई फेस मेनी डिफरेंस अकॉर्डिंग टू दिस एज अ स्टूडेंट। लव योर वीडियोस एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम भोपाल सर। नो डाउट इस रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन और था ये सम्राट, पूरा क्वेश्चन पढ़ना प्लीज़। मेरा सवाल आपके एक पुराने वीडियो में है जिसमें आपने बोला था कि आप इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करते हो और कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। पूरा इधर नहीं लिख पाए, तो इनने बहुत मतलब थ्रेड बना के लिखा हुआ है। डेफिनेटली इसके ऊपर मैं देना चाहूँगा आंसर, और थोड़ा ब्रीफ में दूंगा, तो प्लीज़ मतलब जाना मत। तो देखो गाइस, ये जो कास्ट सिस्टम वाला मुद्दा है ना, ये हमारे पुराने टाइम से नहीं था, ये आया था ब्रिटिश के टाइम, जब ब्रिटिश लोग जनगणना करना चाहते थे बोला जाए तो, या फिर बोला जाए तो डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी करना चाहते थे, उस टाइम पे इन लोगों ने कास्ट वाला जो गेम था वो किया, लोगों को कास्ट में बांटा, उसके बाद उनकी गिनती किया। वो उनका इंटेंशन क्या था, मतलब उनका इंटेंशन ये भी हो सकता है फूट डालो राज करो, या फिर उनका इंटेंशन ये भी हो सकता है कि वो वाकई में गणना करना चाहते हैं। और वो चीज बढ़ते इतनी ज्यादा बढ़ गई जो आज आप देख रहे हैं। ये मतलब रिजर्वेशन से लेके ये जो एंटी दलित, एंटी ब्राह्मण, ये सब जो चीजें चल रही है ना, ये उन्हीं सब चीजों का रीजन है। नाउ अगर मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाऊं, तो हमारे किसी भी वेद में, किसी भी पुराण में, किसी भी संग्रह, मतलब आप कुछ भी पढ़ने उठा के आपको कोई भी कास्ट सिस्टम वाला नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारे में कास्ट सिस्टम बाय बर्थ नहीं होता था, बाय कर्म होता था। मतलब आप जैसे काम करेंगे उसी हिसाब से आपको आपकी कास्ट मिलेगी। मैं आपको कुछ एग्जांपल हिस्टोरिकल स्क्रिप्चर से लेके दे देता हूं, जैसे मनुस्मृति, उसके चैप्टर नंबर 10 के 65 नंबर जो वर्ष है उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, शूद्रो ब्राह्मण ते मति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम क्षत्रिय जातमेवेन्तु विद्या द्वेष्टा तथैव च। अर्थात इसमें कहा गया है कि जो शूद्र है वो ब्राह्मण बन सकता है, जो ब्राह्मण है वो शूद्र बन सकता है। मतलब ये मनुस्मृति में कहा गया है। इसके बाद आपको एक स्कंद पुराण का भी कोट करके बता देता हूँ। जन्म जायते शूद्र संस्कार विच उच्चज्यते। अर्थात स्कंद पुराण में साफ साफ कहा गया है कि आप जन्म से शूद्र होते हैं और अपने काम के बाद, अपने काम करने के बाद आप ब्राह्मण बनते हैं, मतलब या फिर जो बड़ी कास्ट में जाना चाहते हैं वो बन सकते हैं, या फिर शूद्र ही रह सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक भगवत गीता भी कोट करना चाहूंगा। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्या कर्ताम व्यमयम। अर्थात श्री कृष्ण ने ये कहा है कि ये जो चारों जातियां हैं या चारों वर्ण, ये मैंने ही बनाए हैं और मैं इनको गुणों के हिसाब से डिवाइड करूंगा। मतलब उन्होंने भी साफ साफ कहा था कि जिनके जैसे गुण होंगे उस हिसाब से ये जातियां डिवाइड होंगी। इसके अलावा आप आदि शंकराचार्य जी का निरावना पढ़ सकते हैं, आप अपस्तम धर्म सूत्र पढ़ सकते हैं, आप यजुर्वेद पढ़ सकते हैं। सभी जगह पे ये बताया गया कि इधर पैदा होने के हिसाब से नहीं होता, आपके कर्मों के हिसाब से होता है। ये मिथ निकाल दीजिए कि आप मंदिर में नहीं जा सकते, या फिर आप पूजा नहीं कर सकते, या फिर आपको ऐसा किया जाएगा कि आप अलग हैं। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जनरल वालों के साथ भी हो रहा है, क्योंकि कंडीशंस ऐसी बन गई हैं। अब अगर आप सोचे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर रिजर्वेशन को टच करेगी तो वो डेफिनेटली गिर जाएगी। और मैं आपको क्लियर कह रहा हूं, आप नामुमकिन मान के चलो इस चीज को कि ये सब चीजें कभी एंड हो पाएंगी। बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा लीडर आए, उम्मीद है मुझे कुछ ऐसे लीडर से जो ये सब खत्म कर दे, कास्ट पॉलिटिक्स एकदम खत्म कर दे। ये डिस्क्रिमिनेशन डेफिनेटली बंद होगा। टाइम दो, थोड़ा सा टाइम दो, कोई ना कोई ऐसा लीडर आएगा, लाइक समझ रहे हो, तो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। और मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि प्लीज ये मिथ निकाल दीजिए कि किसी जगह पे या फिर किसी वेद में, पुराण में ये चीजें की गई हैं। सनातन में कोई भी किसी भी जगह पे जन्म लेके कुछ भी बन सकता है। विश्वामित्र इसके बहुत बड़े उदाहरण है, जो क्षत्रिय भी थे और ब्राह्मण भी थे। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताना चाहूँ तो मैं आपको रामायण का बता सकता हूँ। उस टाइम एक व्यक्ति थे, मतलब सॉरी व्यक्ति नहीं, चीफ एडवाइजर कह सकते हैं अपन राम जी के, जिनका नाम था सत्यकाम जवाली। अगर मैं नाम थोड़ा सा गलत ले रहा हूँ तो आई एम रियली सॉरी। तो जवाली जो थे, उन्होंने जवाली उपनिषद जो लिखा था, वो उनको नहीं पता था कि उनके पिताजी कौन है, और उनकी जो माता जी थी वो शूद्र कम्युनिटी से आती थी। उसके बाद भी उन्होंने मेहनत करी और उसके बाद वो इतने बड़े बने कि वो राम जी के एडवाइजर बने। मतलब उनको इतना माना जाता था। और वो कहाँ से आते थे? एक शूद्र कम्युनिटी से, मतलब जिनको ये नहीं पता था उनके पिताजी का क्या, मतलब जो भी है। उसके बाद वो इतनी बड़ी पोस्ट पे आ गए। तो आप समझ सकते हैं कि ये
पहले से ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं और भी हजारों एग्जाम्पल आपके सामने रख दूंगा, महाभारत में भी ये चीज़ है। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा एक्सप्लेनेशन। तो प्लीज़, जब भगवान नहीं लड़े तो मतलब भगवानों ने आपको समझाया, तो प्लीज़ आपस में मत लड़ो कास्ट के नाम पे। मोहम्मद शाहिर भाई पूछ रहे हैं, विच पार्टी डू यू सपोर्ट इन द इलेक्शन। भाई देखो, मैं पार्टी का कभी नहीं बोल सकता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस नहीं करूंगा कि जाओ जाकर बीजेपी को दे दो या फिर शिवसेना को दे दो या समाज, किसी के लिए नहीं कहूंगा। योगी जी मुझे पर्सनली पसंद है, मोदी जी मुझे पर्सनली पसंद है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें अगर उनके काम अच्छे लग रहे हो तो जाकर वोट दो। मैं कभी नहीं कहूंगा डायरेक्टली कि जाकर वोट दो, मेरी पसंद है। अगर तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो, मैं कभी नहीं कहता इन्फ्लुएंस होने, कभी नहीं कहता। और गाइस, ये इन्फ्लुएंस वाली बात पता कहाँ से निकल के आती है? ये ओपिनियन से। मतलब तुम मेरे ओपिनियन से अपना ओपिनियन बनाओगे, तुम खुद का ओपिनियन फॉर्म नहीं करते, जो कि सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी। खुद के ओपिनियन फॉर्म्स करो, अच्छी अच्छी चीजें करो, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ो, मतलब वीडियोस तो देखो, साथ ही साथ बुक्स पढ़ो। बुक्स पढ़ने से तुम्हारा नॉलेज डेफिनेटली गेन होगा। और बुक्स के बारे में जैसा मैं तुमको बताऊं, इंडिया अनकवर्ड पढ़ लो, अपना द अल्केमिस्ट पढ़ लो। अगर तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, अल्केमिस्ट पढ़ लो, बहुत अच्छी बुक थी और बहुत छोटी बुक है। इसके अलावा काल गीता, रामायण, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। और आई नो कि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम पढ़ सको, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कुकू FM, जो कि एक ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जिसमें 1000 घंटे से ज्यादा का कंटेंट अपलोड है। समझ रहे हो, 1000 घंटे से ज्यादा। आज की डेट में कुकू FM की रेटिंग जो है ना, वो 4.5 स्टार है। तुम समझ रहे हो, मतलब बहुत बेहतरीन ऐप है। ये नॉन फिक्शन कंटेंट की लाइब्रेरी है, समझ रहे हो। कुकू FM सिर्फ ऐप नहीं, एक मीडियम भी है जिससे तुम जो लर्निंग है उसको सीख सको ऑडियो बुक के थ्रू। अगर अभी तुम चाहो तो अल्केमिस्ट, गीता, रामायण ये सुन सकते हो, मतलब हेडफोन लगाओ, सुनो, और तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी, मोटिवेशन बढ़ेगी तुम्हारी। और कल 28 तारीख है, मतलब कल तक एक ऑफर भी चल रहा है कुकू FM पे। अगर तुम ऐप को डाउनलोड करते हो ना, तो तुम्हें 50% ऑफ मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, जाओ लिंक पे क्लिक करो, ऐप को डाउनलोड करो। नो डाउट गाइस, बहुत अच्छी ऐप है और तुम्हारे हिसाब की ऐप है। थोड़ा सा पैसा खर्च करो तो नॉलेज भी मिलेगी तुमको, प्लीज करो। कुकू FM का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगला सवाल राहुल सिंह जी का। ब्रो, मेरा सवाल आपसे बस इतना है कि अखिलेश यादव की नोज टेढ़ी क्यों है, और आप अखिलेश यादव के बारे में क्या बोलना चाहोगे? देखो गाइस, सबसे पहले तो बताना चाहूंगा ये नोज वोज वाले के ऊपर कि कोई भी बंदा हो, चाहे वो कितना कैसा भी हो, आप उसकी फिजिकल डिसेबिलिटीज का मजाक नहीं उड़ा सकते, चाहे वो कोई भी पार्टी करे। इनके साथ वाले करे, इनके अपोजिशन करे, मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा इन सब चीजों का। और आपसे भी रिक्वेस्ट है, किसी की फिजिकल डिसेबिलिटीज का मजाक मत उड़ाया करो। दूसरी बात, अखिलेश यादव के ऊपर अगर मेरा ओपिनियन जानना है तो नो डाउट भाई महाराज आ रहे हैं, दैट्स इट। और मैं नहीं पसंद करता 1% पसंद नहीं करता उन लोगों को जो कार सेवकों के ऊपर गोलियां चला, बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगला सवाल ये बताइए सम्राट भाई कि आपने रोस्टिंग क्यों छोड़ दी? क्या किसी पार्टी ने मना किया? क्योंकि मैंने देखा निर्मला सीतारमण जी से मिलने के बाद आप और एलविश यादव भाई ने रोस्टिंग छोड़ दी, कृपया कारण बताएं। भाई, आप मेरे को लग रहा है कि अभी अभी मेरे को फॉलो करना शुरू किए। 1.5 साल पहले, कोविड से पहले, मेरी एक चैनल पे वीडियो आई थी, ये वाली। इस वीडियो को जाकर देखिएगा, उसमें मैंने बताया था, सब शायद मैं सेकुलर हुआ करता था, एकदम लिबरल कंटेंट था मेरा, तब मैंने रोस्टिंग छोड़ दी थी। और कभी ऐसा मौका पड़ता है तो मैं कर देता हूँ रोस्ट। आंदोलन कब करोगे या फिर बस सोशल मीडिया पे ज्ञान फैलोगे? वायरल ना हो, अगर आप ट्विटर पे ही हैं तो प्लीज़ मेरा अकाउंट देख लिया करिए। मैं पुलवामा हो गया, अभी हर्ष भाई हो गया, सबके लिए प्रोटेस्ट वगैरह कर ही रहा हूँ एंड ट्राई कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके ग्राउंड पे वर्क करूँ, और आने वाले टाइम पे आपको दिखता भी रहेगा। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ पूरी तरीके से। इसके बाद भाई, आप मुस्लिमों से इतनी हेट, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं एंटी मुस्लिम हूँ, ये बहुत से लोगों को लगता है, तो आपका ये डाउट क्लियर कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप मेरी एक सिंगल वीडियो नहीं दिखा सकते जिसमें मैंने कुरान शरीफ की या मोहम्मद साहब की या फिर जो आपके बिलीव्स हैं उनको लेके कोई कमेंट किया हो या फिर उसके ऊपर कभी बोला। मैं एक्सट्रीमिस्ट के अगेंस्ट रहा हूँ, हिंदूज के भी हूँ, मुस्लिम्स के भी हूँ, मैं हमेशा अगेंस्ट रहा हूँ। रही बात अगर इस चीज़ की आप कह रहे हैं कि मेरे को एकदम हेट है, तो रोस्टिंग गुरु, आसिफ बंटाई, साहिल खान, ये सब लोग मेरे दोस्त नहीं होते। और नो डाउट ये लोग काफ़ी अच्छे दोस्त हैं मेरा, आप जाकर पूछ सकते हैं इनसे भी। मैं कभी भी किसी फेथ के खिलाफ नहीं हो सकता। अगर किसी का फेथ है किसी चीज़ में, मैं उसके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। मैं खुद भी सोचता हूँ कई बार कि यार मेरे कुछ ओपिनियन ऐसे लोगों को बुरे ना लग जाए जो बहुत ज़्यादा सेकुलर तो एक गलत वर्ड होगा, मतलब बहुत ज़्यादा शांति प्रिय लोग हैं जो वाकई में चाहते हैं कि एक यूनिटी रहे। मुझे नो डाउट, मुझे भी अकेले में लगती है ये चीज़, और मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि मेरे को कोई हेट नहीं है। और अगर आप मुझसे मिलेंगे एज अ मुस्लिम भी, तो भी आप मुझे ऐसा ही देखेंगे जैसा आप अभी देख रहे हैं। हाँ, मेरे बिलीव्स हैं, उनके बारे में बात करता हूँ, बहुत ज़्यादा बात करता हूँ। मैं कभी एंटी मुस्लिम बात नहीं करता, प्रो हिंदू बात करता हूँ। और अगर आपको उस बात से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता भाई। हेलो सम्राट सर, लव फ्रॉम बिहारी MP में कॉलेज का। मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए सही होंगे? यदि हाँ तो क्यों, यदि ना तो क्यों? मैं आपको 3 साल से रेगुलर देख रहा हूँ, कभी मेरे शहर ब्योहरी जिला शहडोल आए तो जरूर बताना। मैं सिंगरौली आता रहता हूँ भाई, बीच में ब्योहरी एक आपका स्टेशन पड़ता है। खैर, तो आपका जो क्वेश्चन है कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री के लिए, अच्छा आपका क्वेश्चन ये है कि राहुल गांधी पद के लिए सही होंगे या नहीं, तो डेफिनेटली नॉट। सिर्फ वोकेबलरी नहीं होता, वो बाहर पढ़ के आए तो डेफिनेटली वो जो चीज़ें बोलते हैं, मतलब कुछ शब्द इधर उधर हो जाते हैं तो वो गलत, कोई मतलब इतनी सीरियस बात नहीं, वो चलता रहता है क्योंकि उन्होंने बाहर पढ़ाई करी, वो शब्द इधर उधर हो सकते हैं। मेरे को वो सब चीज़ों से ही फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन बात ये है कि वो अपने दिमाग से कभी सोच के कुछ नहीं बोलते। लाइक उनको कोई ना कोई पर्टिकुलर चीज़ दी जा रही है, डिसीजन मेकिंग जिसको कह सकते हैं। तो एक देश चलाने के लिए डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, एडवाइजरी भी जरूरी है। विदाउट एडवाइजर अपने मन से नहीं चल सकते। मोदी जी भी जो काम करते हैं उनको एडवाइजर देते होंगे एडवाइस,
लेकिन साथ ही साथ आपके खुद के भी कुछ डिसीजन होने चाहिए और उन डिसीजन से ही आप आगे चल के कुछ कर सकते हैं। लाइक राहुल गांधी जी के जो डिसीजन जो मुझे पर्सनली लगता हो सकता है मैं गलत हूँ, हिंदुज्म को लेकर इतने नहीं है। जब वो गंगा जी में जाते हैं तो अजीब तरीके से पानी उठाते हैं, एंड जब भी वो पूजा करते हैं वो एक अलग तरीके से करते हैं। तो आपको जब वो चीज़ नहीं तो फोर्सफुली वो चीज़ मत करो। लाइक मोदी जी जब जाते हैं तो नेचुरल दिखता है कि हाँ भाई जा रहे हैं, और बाकी जगह तो जाते ही नहीं है। कुल मिला के उनके अंदर डिसीजन पावर नहीं है। उनकी जगह कोई और कैंडिडेट कांग्रेस अच्छा रहेगा तो नो डाउट उसको सपोर्ट किया जा सकता है, और अगर वो बहुत अच्छा होगा तो मैं खुद सपोर्ट करूंगा। समी भाई पूछ रहे हैं तेरा पूरा खानदान दल्ला है या फिर सिर्फ तू दल्ला है बीजेपी के? अब इस तरीके मतलब कमेंट्स आप करते हैं और उसके बाद फिर आप मुझसे सोचते हैं कि मैं आपको गाली नहीं दूं। अब मैं इसको गाली दे दूंगा और मैं जानता हूं कुछ कठिन शब्दों का कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा और उसके बाद लोग कहेंगे तू एंटी मुस्लिम है या फिर तू इनके मतलब इस तरीके के शब्द आप मेरे लिए यूज करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपके लिए भी, आप मुझे बताओ ना मैंने कभी गाली दी? प्योर इंडियन, व्हेन आर यू टेलिंग योर नॉन हिंदू सब्सक्राइबर टू अनफॉलो एंड अनसब्सक्राइब यू? क्योंकि तुम तो हिंदू शेर हो, तुम्हें उनकी क्या ज़रूरत है? नो डाउट भाई बहुत ज़रूरत है मुझे, और मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। हाँ कोई एक्सट्रीमिस्ट है, कोई मेरी बात तो या मेरे ओपिनियन से एग्री नहीं कर रहा तो डेफिनेटली अनसब्सक्राइब करे। मुझे सब्सक्राइब क्यों कर रखा अपना, मतलब खून क्यों जला रहा है मेरे ओपिनियन देख के? अनसब्सक्राइब करे, बढ़िया जिंदगी जिए अपनी, मेरा ये कहना है। अगर आप मेरे साथ एग्री नहीं करते आप डेफिनेटली अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, मतलब इतने गिर गए थोड़े बहुत और सही। हाँ एग्री कर रहे हैं, आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप क्रिटिसाइज करें कमेंट में, डीएम में, ये दल्ला वल्ला ऐसे कुछ कमेंट अगर कोई करेगा तो डेफिनेटली सुनेगा। केशव भाई पूछ रहा मैं यूट्यूब ज्वाइन कर लूँ? डेफिनेटली ब्रो। यही पूछना चाहूंगा कि बीजेपी की इतनी तरफदारी करते हो, सारे बीजेपी के नेता अच्छे हो क्या सारे कांग्रेस की अन्य पार्टियों के नेता भ्रष्ट हैं? क्योंकि जो बीजेपी छोड़कर जाता है वो आतंकवादी देशद्रोही घोषित हो जाता है, और कोई नेता बीजेपी में आ जाए तो राष्ट्रप्रेमी, ऐसा क्यों? डेफिनेटली मैं इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। जैसे कि बंगाल में हुआ, बंगाल में बीजेपी वर्कर्स को जो मार रहे थे वो थे टीएमसी के वर्कर्स, आई मीन टीएमसी के कार्यकर्ता। उसके बाद टीएमसी के नेता को ही बीजेपी में ले लिया गया, तो मरा कौन? कार्यकर्ता ना। तो मैं कभी ये जो बदलते हैं ना कि बीजेपी पहले बीजेपी के रहेंगे, फिर जब टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस, जैसे अभी मौर्य को ही गया है उसका बीजेपी का समाजवादी में चला गया, उसके बाद उनके बच्चे रहेंगे, मतलब कैसे हो सकता है? एक ही घर में रह रहा है बच्चा, इसमें ये चीज मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। एंड नो डाउट बीजेपी में काफी ऐसे लोग हो सकते हैं जो खराब हो, मुझे अभी तक नहीं दिखे। बीजेपी के जो पर्टिकुलर कुछ लोग हैं जो साधु हैं, संत हैं, मैं उनको पसंद करता हूं। मुझे कांग्रेस में मिले नहीं, कांग्रेस में जो मिले वो एंटी हिंदू मिल गए। तो ये सिंपल सा आंसर है। बाकी हाँ प्योरली बीजेपी की तरफदारी नहीं करता तुम्हारा भाई, ठीक है? काम जो पसंद आते हैं उसका करता है, बस दैट्स इट। हाँ इसके अलावा तो सब यही सब है भाई, और क्वेश्चन ही नहीं है। बाकी नॉर्मल है, कौन सा पसंद है यूट्यूबर ये सब, तो वो सब मैं बताना जरूरी नहीं समझता। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना ओपिनियन दें। कुकू एफएम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर डाउनलोड कर लें प्लीज़, है ना, जरूर कर लें। बाकी तो सब सेट है। सम्राट भाई बेस्ट हैं, बोलिए मेरे साथ कमेंट में। जय श्री राम।